अगला बिंदु आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ होता है? देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती, यानी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको हम सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं ले जा सकते। पहले उनको निचले न्यायालय में ले जाएंगे, निचले न्यायालय की अपील हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध फिर हम अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ऐसे मामले होते हैं जिनको सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, उन मामलों को केवल अपील के माध्यम से ही सुनवाई के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार बोलते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा देखें हम, जैसे ये हमारे न्यायालय का ढांचा है। मान लीजिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है और यहाँ पे जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है? पहले मामला कहाँ आता है? पहले मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है। कोई भी जो विवाद होता है दो व्यक्तियों के बीच में, तो वो विवाद कहाँ आता है? पहले विवाद जिला न्यायालय में आता है। जिला न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है और उस निर्णय से एक पक्ष सहमत होगा, दूसरा पक्ष असहमत होता है। ये स्वाभाविक बात है। इसलिए जो पक्ष असहमत होता है फिर इस निर्णय की अपील वो कहाँ करता है? इस निर्णय की अपील वो हाई कोर्ट में करता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी निर्णय दिया जाता है। तो उस निर्णय से भी दोनों पक्ष कभी सहमत नहीं होते, एक के पक्ष में आएगा फैसला, दूसरे के भी पक्ष में आता है। तो हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील हम कहाँ कर सकते हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक विवाद आया था और वो विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाकर पहले निचले न्यायालय में आता। निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में वो हाई कोर्ट में आता है और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध वो मामला अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आता है। इसको क्या बोलते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार बोलते हैं। अब सवाल है कि कौन से ऐसे मामले होते हैं जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं आ सकते? तो जो मामले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर सारे मामले अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। भाई जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद हो या दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, एक तो ये मामले होते हैं। और दूसरे मामले जो रिट क्षेत्राधिकार के होते हैं, यानी मूल अधिकारों के संबंध में कोई विवाद होता है, ये मामले तो क्या होते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे केंद्र राज्य का कोई विवाद है या मूल अधिकारों के संबंध में कोई विवाद है, तो ये मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकारों का मामला भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी केंद्र राज्यों के मध्य विवाद होते हैं, उनको किसी निचले न्यायालय में या हाई कोर्ट में ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे मामले सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इन दो मामलों को छोड़कर बाकी के सारे जो मामले होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में कभी भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार बोलते हैं। तो इन दो मामलों को छोड़कर बाकी का कोई भी मामला या कोई भी विवाद होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। सिर्फ ये दो ही मामले सुप्रीम कोर्ट में सीधे ले जाए जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इन दो को छोड़कर बाकी सारे मामले कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो बाकी के कौन कौन से मामले होते हैं आइए देखते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं ले जाए जा सकते। और आप इस बात को भी जानते हैं कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में देश के सभी न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है और देश के सभी मामलों के लिए अपील की जा सकती है। देश में जितने भी न्यायालय हैं, देश में जितने भी अधिकरण बने हुए हैं, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, उनमें जितने भी प्रकार के मामले आते हैं, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे वो दांडिक मामला हो, चाहे वो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला हो, सारे मामलों के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसलिए
हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी होता है। तो आइए देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मामलों की अपील की जा सकती है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 132 में कहा गया कि अगर कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित हो तो उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। देखिए, संविधान की व्याख्या का मामला भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, अपील के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दूसरा मामला आता है सिविल मामला। अब सवाल उठता है कि सिविल मामला कौन सा होता है। तो सिविल मामला किसको बोलते हैं? जो मामले विवाह से संबंधित हो, जो मामले विवाह, तलाक या संपत्ति के झगड़े से संबंधित कोई मामले होते हैं, या उत्तराधिकार का कोई मामला होता है, उत्तराधिकार के संबंध में कोई विवाद होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? सिविल मामले बोलते हैं या दीवानी मामले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल बोल सकते हैं या दीवानी मामले बोल सकते हैं। ऐसे अगर कोई विवाद होते हैं तो आप देखो कभी भी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। ऐसे मामले हमेशा कहाँ जाएंगे? निचली अदालत में जाएंगे। निचली अदालत के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो सिविल मामलों की अपील के प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 133 में दिए गए हैं। उसके बाद में आते हैं दांडिक मामले। दांडिक मामलों का दूसरा नाम क्या होता है? इनको आपराधिक मामले भी बोल सकते हैं। आपराधिक मामले बोल सकते हैं या क्रिमिनल मामले भी बोल सकते हैं, या इनको फौजदारी मामले भी बोल सकते हैं। इनमें कौन से मामले आते हैं, कौन से विवाद आते हैं? जो विवाद मारपीट के हों, जो विवाद हत्या के हो, जो विवाद डकैती के हों, इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो दांडिक मामलों के अंतर्गत आते हैं। और इन मामलों के प्रावधान अनुच्छेद 134 में किए गए हैं। ये मामले भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जाएंगे। इन मामलों के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से ही ले जाया जा सकता है। और चौथा जो बिंदु है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वो आता है SLP। आपने कई बार नाम भी सुना होगा, सरकार ने SLP लगाई है। SLP मतलब विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन इसको बोलते हैं। और ये उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। ये कौन सी शक्ति है? उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। आपने देखा होगा संविधान में सिर्फ एक तो राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है, और दूसरी विवेकाधीन शक्ति किसको प्रदान की है? उच्चतम न्यायालय को प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियां कहाँ हैं? अनुच्छेद 136 में दी गई हैं, स्पेशल लीव पिटीशन के प्रावधान में। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को कहीं भी न्याय नहीं मिलता है, उस व्यक्ति के न्याय के दरवाजे सभी जगह अगर बंद हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको विशेष याचिका लगाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को पूरे देश में कहीं भी न्याय नहीं मिलता है, उसके लिए न्याय के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को विशेष याचिका लगाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? SLP बोलते हैं, विशेष इजाज़त याचिका बोलते हैं, या विशेष अनुमति याचिका बोलते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस प्रकार के 4 मामले आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या मामले होते हैं, क्या इनके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं संविधान की व्याख्या के रूप में अपील किस प्रकार होती है। आप जानते हो हमारे देश में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? हमारे उच्चतम न्यायालय के पास है। संविधान की व्याख्या हालांकि उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम और निर्णायक व्याख्या किसके द्वारा दी जाती है? हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी जाती है। संविधान का अंतिम और निर्णायक व्याख्याकार कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। तो जब विभिन्न प्रकार के उच्च न्यायालयों में जब मामले चलते हैं, चाहे सिविल मामला हो या दांडिक मामला हो या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला हो, और उच्च न्यायालय को ये लगे कि इन मामलों में कोई संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय इस बात को प्रमाणित कर देता है कि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।
लेकिन कब? जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि किसी विवाद में संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न अंतर्निहित है। अगर उच्च न्यायालय इस बात को प्रमाणित कर दे तो उच्च न्यायालय में चलने वाले मामले की अपील कहाँ की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। और ऐसा कौन सा मामला हो जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित हो और हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि भाई इसमें संविधान की व्याख्या का कोई मामला निहित है, तब उस मामले की अपील कहाँ की जा सकती है? तब उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन प्रमाण पत्र कौन देगा अपील करने का? जिस हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है उसके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के द्वारा क्या प्रमाण पत्र दिया जाएगा? उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर देगा कि जिस मामले पर हमने निर्णय दिया है उसमें कोई संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, इसलिए उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो संविधान की व्याख्या का अगर कोई मामला हो जिस पर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया हो, उस मामले की अपील हम उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। और ये प्रावधान कहाँ किए गए हैं? अनुच्छेद 132 में दिए गए हैं। तो ये पहले प्रकार का अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया जिसमें संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखता है, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं होता। अनुच्छेद 133 में जो मामला दिया गया वो मैंने आपको बता दिया। किससे संबंधित होगा ये मामला? ये मामला सिविल मामले होते हैं। कोई विवाह का विवाद होता है, तलाक का विवाद होता है, संपत्ति का झगड़ा होता है और उत्तराधिकार का कोई झगड़ा होता है। और ऐसे मामले अगर भिन्न भिन्न हाई कोर्ट में चल रहे होते हैं और अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा इन पर अलग अलग निर्णय दिया जाता है, तो उन मामलों की फिर अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन जिन हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के निर्णय दिए जाते हैं, उन हाई कोर्ट के द्वारा इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये अपील करने योग्य हैं। प्रमाणित कौन करेगा? जिस हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है वो प्रमाण पत्र देगा कि इस मामले में कोई विधि का व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तभी उस मामले की अपील कहाँ की जा सकती है? तभी उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कब? जब जिस हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वो हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे। वो हाई कोर्ट अगर प्रमाण पत्र दे दे कि इस मामले में कोई विधि का प्रश्न, विधि की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, विधि की व्याख्या का प्रश्न निहित है, तब उस मामले की अपील कहाँ की जा सकती है? तब उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन ध्यान में रखना, इसमें भी हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसमें तो हाई कोर्ट क्या कहता है कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है। इसमें क्या कहता है हाई कोर्ट की कोई विधि की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, तब उस मामले की अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और ये सिविल मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों की जाती है भाई? क्योंकि देश में 24 उच्च न्यायालय हैं और मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जो 3-4 उच्च न्यायालय में चल रहा है और उन 3-4 उच्च न्यायालय का निर्णय एक ही विषय पर अलग अलग आ जाता है, तो फिर उन मामलों की सुनवाई फिर सुप्रीम कोर्ट में की जाती है ताकि निर्णयों में एक रूपता रहे। क्योंकि विधि का और संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। इसलिए इस प्रकार के मामले भी अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगला मामला आता है दांडिक मामला। और दांडिक मामला आप जानते हो कौन सा मामला होता है? ऐसे मामले होते हैं जो हत्या से संबंधित होते हैं, मारपीट से संबंधित होते हैं, डकैती से संबंधित होते हैं, यानी आपराधिक मामले। उन मामलों की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार के मामले हैं। एक मामले तो ऐसे हैं जिनके लिए अपील करने के लिए हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र चाहिए। हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है ना? कि हाई कोर्ट क्या कहता है, क्या प्रमाणित करता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में
अपील करने योग्य है, तो उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, दांडिक मामला अगर कोई हो। और दूसरे दांडिक मामले में ऐसे मामले होते हैं जिसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कौन से मामले होते हैं भाई? ऐसे मामले दो प्रकार के होते हैं। अगर हाई कोर्ट के द्वारा किसी जिला न्यायालय से मामला अपने पास मंगवाकर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए या किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया जाए, उस स्थिति में बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कौन सा मामला? अगर हाई कोर्ट के द्वारा, एचसी का मतलब हाई कोर्ट के द्वारा डीसी, यानी डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगवा लिया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा डीसी यानी जिला न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगवा कर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए या किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया जाए, तो उस मामले की अपील बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के दांडिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। भाई, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपील कहाँ की जाती है? उच्चतम न्यायालय में की जाती है। कहाँ की जाती है? अपील हमेशा उच्चतम न्यायालय में की जाती है। अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है। यहाँ पर हम किसकी अपील की बात कर रहे हैं? उच्चतम न्यायालय की। उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। जो निचले न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, उनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो बिना प्रमाण पत्र के कौन सा मामला हो गया? अगर किसी व्यक्ति के मामले को जिला न्यायालय से मंगवाकर हाई कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। और दूसरा ऐसा कौन सा मामला होता है जिसमें अपील की आवश्यकता नहीं होती है? मान लीजिए किसी जिला न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दोष मुक्त करार दे दिया गया, दोष मुक्त करार दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट उस मामले पर उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे देता है या फिर आजीवन कारावास दे देता है, तो उस मामले की अपील भी हम बिना किसी हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये दांडिक मामलों में अपील दो प्रकार से की जाती है, जिसमें एक प्रकार के मामले ऐसे होते हैं जिसमें हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और दूसरे प्रकार के मामले ऐसे होते हैं जिसमें हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन मामलों में हाई कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है, वहाँ प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार आपराधिक मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। फिर अगला जो अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है वो अनुच्छेद 136 में दिया हुआ है। फिर अगली शक्ति न्यायालय की आती है विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति याचिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से ये निर्णय करता है कि किसी व्यक्ति को विशेष याचिका लगाने की अनुमति दे या नहीं दे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि विशेष अनुमति याचिका कब लगाई जाती है और किसके विरुद्ध लगाई जाती है और कब नहीं लगाई जा सकती। तो विशेष याचिका कब लगाई जाती है, पहली बात तो हम ये जानेंगे कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसएलपी की अनुमति कब दी जाती है। फिर दूसरा देखेंगे किसके विरुद्ध दी जाती है, एसएलपी किसके विरुद्ध दर्ज की जा सकती है और किन मामलों में एसएलपी की अनुमति नहीं दी जाती है, कौन से मामलों में या कौन से कोर्ट के विरुद्ध अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, तो पहली बात हम ये समझेंगे कि एसएलपी होती क्या है, ये कब अनुमति इसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई विशेष अनुमति होती है। सामान्य स्थिति में इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, जैसे नाम से स्पष्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुमति है। और ये कब दी जाती है, जब किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य साधन के द्वारा न्याय प्राप्त नहीं हो रही है। कब जारी की जाती है, जब किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य साधन से न्याय प्राप्त नहीं हो रही है।
उस स्थिति में एसएलपी की अनुमति दी जाती है। किसी अन्य साधन से न्याय प्राप्त नहीं होती है, न्याय प्राप्त नहीं होती है। यानी किसी व्यक्ति के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशेष याचिका की अनुमति प्रदान की जा सकती है। भाई व्यक्ति के द्वारा न तो सिविल मामले में अपील की जा रही हो, न दांडिक मामले में, न सिविल मामले में अपील की जा सकती हो, यानी व्यक्ति को कहीं भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हो, न्याय के सारे दरवाजे अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध बंद हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करने की विशेष अनुमति दे सकता है। यानी किस आधार पर देता है? जब किसी व्यक्ति के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। पहली बात तो है जब किसी व्यक्ति के लिए सारे न्याय के दरवाजे बंद हो जाएं, और दूसरी स्थिति क्या बनती है? जब किसी व्यक्ति के मामले के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन हुआ हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन हुआ हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशेष याचिका दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है। तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का क्या मतलब होता है? भाई प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में जज नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दंडित करने से पहले उसको सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए, और जो दंड दिया जाता है वो अपराध की मात्रा के अनुपात में होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई गिलास तोड़ दिया तो उस व्यक्ति को आप मृत्युदंड की सज़ा नहीं दे सकते। अगर गिलास तोड़ने के अपराध के लिए मृत्युदंड की सज़ा दे रहे हो तो वहाँ किसका उल्लंघन हुआ है? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। और अगर किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के अपन सज़ा दे रहे हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। तो इन दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशेष याचिका की अनुमति दी जा सकती है। तो पहली बात आपके समझ में आ गई कि एसएलपी या विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब स्वीकार की जाती है। दूसरी बात देखो किसके विरुद्ध, दूसरी बात देखो किस न्यायालय के विरुद्ध? देश के सभी न्यायालयों के विरुद्ध, देश के सभी न्यायालयों के विरुद्ध, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो कोई अधिकरण हो, चाहे वो कोई ट्रिब्यूनल हो, सभी न्यायालयों के विरुद्ध और सभी मामलों में, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे वो दांडिक मामला हो, चाहे वो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला हो, सभी प्रकार के मामलों में और देश के सभी न्यायालयों के विरुद्ध एसएलपी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो दूसरी बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि कौन से मामलों में और कौन से कोर्टों के विरुद्ध ये अपील दर्ज की जा सकती है। देश के सभी न्यायालयों के विरुद्ध और सभी प्रकार के मामलों के विरुद्ध। तीसरी बात आती है कि ऐसा कौन सा न्यायालय है जिसके विरुद्ध एसएलपी की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ये आप ध्यान में रखना, सैन्य न्यायालयों के विरुद्ध, सैन्य न्यायालयों या सैन्य अधिकरण के विरुद्ध एसएलपी की अनुमति नहीं दी जा सकती। सैन्य अधिकरण या सैन्य न्यायालयों के विरुद्ध एसएलपी की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये एक अपवाद है। एसएलपी का अपवाद क्या है? सैन्य अधिकरण के द्वारा जो सज़ा दी जाती है या उसके निर्णयों के विरुद्ध, सैन्य अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध एसएलपी की अनुमति नहीं दी जाती है। बाकी सारे मामले, सारे कोर्ट के विरुद्ध एसएलपी की अनुमति दी जा सकती है। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है, इस बात को आप ध्यान में रखना, अनुच्छेद 126 में दी गई है। ठीक है, ये सारी उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136। 132 में तो संविधान की व्याख्या के मामले आते हैं, 133 में सिविल मामले आते हैं, विवाह तलाक के,
134 में दांडिक मामले, हत्या मारपीट के मामले आते हैं, और 136 में विशेष अनुमति याचिका है जिसमें सभी प्रकार के मामले आते हैं। सभी कोर्टों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, लेकिन सैन्य अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। ये अपवाद है और ये सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है। उसके बाद में अगला जो सुप्रीम कोर्ट का शक्ति आती है, क्षेत्राधिकार आता है, वो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। और सलाहकारी क्षेत्राधिकार के प्रावधान संविधान में कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 143 में दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या होता है और सलाह कौन देता है, सलाह लेता कौन है और किन किन मामलों में सलाह लेता है, और क्या सलाह ली गई है, और ली गई है तो कौन से मामलों में ली गई है, और सलाह क्यों ली जाती है। इन सभी बातों को हम सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके प्रावधान तो आपको पता चल गया कहाँ दिए गए हैं, अनुच्छेद 143 में दिए गए हैं। अब दूसरी बात है कि सलाह लेता कौन है। तो सलाह लेने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। सलाह कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। किससे लेता है? सलाह किससे लेता है भाई? सलाह लेता है उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। और कौन लेता है? भारत का उपराष्ट्रपति लेता है। प्रावधान कहाँ किए गए हैं? अनुच्छेद 143 में प्रावधान किए गए हैं। और सलाह लेने के आधार क्या हैं? कौन से मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है? तो दो आधार संविधान में दिए गए हैं। एक तो पूर्व संवैधानिक मामले और दूसरा है कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा हो, उस पर राष्ट्रपति के द्वारा सलाह ली जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि पूर्व संवैधानिक मामला क्या होता है। तो पूर्व संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के लागू होने से पहले के जो मामले हो। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के जो मामले हैं, जैसे 1948 का कोई मामला है, 1940 का कोई मामला है, 1910 का कोई मामला है, 1947 का कोई मामला है, ये सारे मामले क्या होते हैं? पूर्व संवैधानिक मामले होते हैं। तो पूर्व संवैधानिक मामले जिसमें कोई संधि की गई है या कोई समझौता किया हुआ है या कोई करार किया हुआ है ना, कोई संधि, समझौता या कोई करार किया हुआ है, इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के द्वारा सलाह ली जाती है। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि पूर्व संवैधानिक मामले कौन से होते हैं। इनके बारे में हमने जब प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में चर्चा कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि पूर्व संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी इन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर नहीं सकता, लेकिन राष्ट्रपति इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। भाई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद की सुनवाई होती है, लेकिन इन मामलों को छोड़कर इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, ये अपवाद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति इन मामलों में सलाह ले सकता है। तो दूसरे प्रकार के कौन से मामले हैं जिसमें राष्ट्रपति सलाह लेता है? कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा हो, कोई चुनाव का मुद्दा हो, कहीं कोई कानून से संबंधित कोई मामला हो, या कोई नदियों के पानी से संबंधित कोई विवाद हो, तो वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जा सकती है। पानी का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अपवाद है। नदियों के पानी के संबंध में जो विवाद होते हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन राष्ट्रपति उनसे उस मामले में सलाह ले सकता है, क्योंकि नदी जल विवादों को भी सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर किया हुआ है। तो सार्वजनिक महत्व का मुद्दा कोई कौन सा होता है? जैसे कोई कानून का मुद्दा हो, सरकार कोई विधि बना रही हो और उस पर सलाह ले सकती है। कोई चुनाव का मामला हो, उस पर सलाह ले सकती है। कोई ज़मीन का मामला हो, उन पर सलाह ले सकती है। और कोई घोटाला हो गया, उन पर सलाह ले सकती है। कई प्रकार के मामले होते हैं जिनको हमें देखेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि कौन से मामलों पर सलाह लेता है राष्ट्रपति, किन आधारों पर सलाह लेता है। तो दो आधार हो गए, पूर्व संवैधानिक मामले और सार्वजनिक महत्व के मामले। अब हम ये देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना आवश्यक है क्या?
सुप्रीम कोर्ट अगर मना कर दे कि मैं तो सलाह नहीं दूंगा तो क्या होगा? और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को क्या सरकार के लिए मानना आवश्यक है क्या? भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विवादों का समाधान किया जाता है और विवादों का समाधान करने की प्रक्रिया में निर्णय दिए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी के लिए मानना बाध्यकारी होता है। लेकिन सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, क्या वो निर्णय मानना सरकार के लिए बाध्यकारी है क्या? तो इन्हीं बातों का अब हम जवाब ढूंढते हैं। तो आइए देखते हैं, पूर्व संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना बाध्यकारी है या नहीं है? तो पूर्व संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना बाध्यकारी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने के लिए क्या किया गया है? बाध्य बनाया गया है। लेकिन सार्वजनिक महत्व के विषय में सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यता नहीं है। यहाँ पे सलाह देना क्या नहीं है? बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो इन मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना आवश्यक है, यहाँ पे वो मना नहीं करेगा। लेकिन सार्वजनिक महत्व का कोई विषय है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए मना भी कर सकता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात होगी, सरकार के लिए निर्णय मानना बाध्यकारी है क्या? भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दे दी गई, अब सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना जरूरी है या नहीं है? जरूरी नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने ये जरूरी नहीं है। इन मामलों में भी और इन मामलों में भी सरकार के लिए बाध्यता नहीं है या जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सलाह दी जाती है उस सलाह को मानना जरूरी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन मामलों में सलाह देना बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। तो ये तो बात हो गई सरकार की। लेकिन जो निचले न्यायालय होते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो सलाह दी जाती है वो मानना बाध्यकारी है या नहीं है? तो निचले न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई प्रत्येक सलाह एक निर्देश की तरह होती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उनके लिए निर्देश की तरह होते हैं जो उनको मानना बाध्यकारी होता है। सरकार तो माने नहीं माने आवश्यक नहीं है, ये सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले में जो सुनवाई हो रही है वहाँ पे जो निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट, उसको मानना तो बाध्यकारी है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह ली जा रही है और उस सलाह में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, वो सरकार के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। लेकिन ये सलाह होती है, ये निचले न्यायालयों के लिए तो क्या होती है? बाध्यकारी ही होती है। निचले न्यायालयों को तो ये सलाह माननी होती है, उनके लिए सलाह क्या होती है? एक निर्देश की तरह होती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरह होती है जो उनके लिए मानना जरूरी है। लेकिन सरकार के लिए सलाह मानना जरूरी नहीं है। फिर अगला सवाल ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह क्यों ली जाती है? क्या कारण है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो अपने निर्णय देता है जो सभी के मानने के लिए बाध्यकारी हैं? फिर राष्ट्रपति के द्वारा सलाह क्यों ली जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सलाह इसलिए ली जाती है ताकि किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर या किसी विधि पर वो सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को पहले ही जान सकें और उसके अनुसार फिर आगे बढ़ें, ताकि वो मामला आगे जाकर न्यायिक विवादों में नहीं फंसे। भाई जैसे कोई भी सार्वजनिक महत्व का मुद्दा हो, उस पर सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सलाह के अनुसार आगे बढ़ती है, तो फिर वो मामला कभी भी न्यायिक विवादों में नहीं फंसेगा और सरकार का समय और श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट की सलाह के अनुसार उस पर आगे बढ़ेगी, उसका समाधान करेगी, इसलिए वो मामला कभी भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक विवादों में नहीं फंसेगा। तो जैसे हम उदाहरण देखें, जैसे सरकार ने NJAC बनाया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और उस न्यायिक नियुक्ति आयोग को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। मान लीजिए न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लेती, जब वो आयोग बना रही थी सरकार, तो राष्ट्रपति के माध्यम से अगर सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को पहले ही जान लेती सरकार, तो वो मामला न तो सरकार उस पर आगे बढ़ती, न सरकार का समय खराब होता, न सरकार का श्रम खराब होता, क्योंकि आखिरकार वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में गया ही था
और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध ठहरा दिया गया। तो पहले ही सलाह लेकर उसके अनुसार अगर सरकार आगे बढ़ती तो हो सकता है उसमें सरकार कुछ सुधार करके और फिर उसको लागू करती, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको अवैध नहीं ठहराता। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो ये सलाह लेने का फ़ायदा होता है और इसलिए सलाह ली जाती है ताकि किसी विधि की जटिलता पर सुप्रीम कोर्ट के व्यू को सरकार जान सके, उसके दृष्टिकोण को जान सके, ताकि बेवजह से कोई भी विधि या कोई भी आयोग या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा न्यायिक विवादों में न फंसे और सरकार का समय और श्रम खर्च न हो, इसलिए सलाह ली जाती है। तो इस कारण से राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह ली जाती है। अब हम ये देखेंगे कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा सलाहकारी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है क्या भारत के राष्ट्रपति ने कभी उच्चतम न्यायालय से सलाह ली है, या हम ऐसे ही इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अब तक 15 बार उच्चतम न्यायालय से सलाह ली है और पहला जो मामला है जिसमें सलाह ली थी वो है दिल्ली विधि अधिनियम। कितने मामलों में अब तक राष्ट्रपति ने सलाह ली है? 15 मामलों में। और पहला कौन सा मामला था जिसमें सलाह ली थी? दिल्ली विधि अधिनियम। इस मामले में राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह ली गई थी। दूसरा मामला है बेरूबाड़ी विवाद, बेरूबाड़ी का विवाद, इसमें उच्चतम न्यायालय से सलाह ली गई थी। और कौन सा मामला है? केशव सिंह वाद है, केशव सिंह वाद के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा सलाह ली गई थी। केशव सिंह वाद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सलाह ली गई थी। भाई बेरूबाड़ी का जो मामला था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य ज़मीन से संबंधित मामला था, जिसको भारत ने पाकिस्तान को कुछ टुकड़ा ज़मीन का दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली थी। केशव सिंह वाद कौन सा था? जिसमें संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित मामला जुड़ा हुआ था, संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा हुआ मामला था। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा ये सलाह ली गई थी, क्या संसदीय विशेषाधिकार और व्यक्ति के मूल अधिकारों में अगर टकराव हो तो उसका समाधान कैसे करेंगे, कौन ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इस मामले में भी राष्ट्रपति के द्वारा सलाह ली गई थी। और ऐसा मामला है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव 1974, राष्ट्रपति का चुनाव 1974, इस मामले में भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह ली थी, क्योंकि 1974 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस समय कुछ राज्यों की विधानसभाओं में पद खाली थे। तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से ये पूछा गया था, क्या निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने पर राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सकता है क्या। तो इस मामले में सलाह ली गई थी। फिर और कौन से मामले हैं, देखो और कौन से मामले हैं जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा सलाह ली गई है। गुजरात चुनाव 2002, गुजरात विधानसभा के चुनाव 2002 के मामले में सलाह ली गई थी। इसमें गुजरात की सरकार तो चुनाव करवाना चाहती थी और निर्वाचन आयोग चुनाव को थोड़ा देर से करवाना चाहता था, क्योंकि 2002 में गुजरात में चुनाव करवाने की परिस्थितियां नहीं थी। तो इस मामले में भी राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह ली थी। फिर जजेजवाद 1998, जजेजवाद थर्ड जिसकी हमने बात की थी 1998 में राष्ट्रपति के द्वारा सलाह ली गई थी। और इस वाद के अंतर्गत, इस सलाह के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने अपनी सलाह देते हुए कॉलेजियम की कार्य प्रणाली को और कार्य को स्पष्ट किया था, जिसको हमने न्यायिक नियुक्ति वाले पोर्शन के अंतर्गत देखा था। इसी प्रकार 2G स्पेक्ट्रम का जो मामला है उस पर न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी गई थी। तो ऐसे 15 मामले हैं जिस पर अब तक भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह ली है। और राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे मामलों में उच्चतम न्यायालय की सलाह के अनुसार कार्य किया भी है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए सलाह मानना जरूरी नहीं है। तो ये उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है। इसके बाद में देखिए अगला अपना बिंदु आता है, अगला क्षेत्राधिकार कौन सा आता है, अगली उच्चतम न्यायालय की शक्ति कौन सी आती है, संविधान के रक्षक के रूप में। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसको संविधान के संरक्षक का दर्जा दिया गया है, संविधान के रक्षक का दर्जा दिया गया है।
संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है, संविधान की सुरक्षा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। कैसे है आइए देखते हैं। भाई जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति कहाँ जाता है? तो व्यक्ति कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है। ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, आप जानते हो सभी, और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण हमारे यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, यानी कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका पाई जाती है और व्यवस्थापिका पाई जाती है और न्यायपालिका पाई जाती है ना। तो इन तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग अलग हैं, यानी सरकार के अंगों में क्या होता है? शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। तीनों अंगों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, तीनों अंग अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं। लेकिन अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लग जाए या व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप किया जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर कोई एक अंग दूसरे अंग की शक्तियों में हस्तक्षेप करता है तो हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे समाधान के लिए? हम जाएंगे उच्चतम न्यायालय के पास। तो संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण उसमें जो विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए भी कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। मूल अधिकारों का हनन होता है तो कहाँ जाएंगे? सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। इसी प्रकार हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था भी है, संघीय शासन व्यवस्था भी है। और संघीय शासन व्यवस्था में क्या होते हैं? सरकार के दो स्तर होते हैं, एक तो संघ होता है, दूसरा राज्य होते हैं। यानी संविधान के द्वारा संघ और राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियां संघ की सरकार को दी गई हैं, कुछ शक्तियां राज्यों की सरकार को दी गई हैं। अब मान लीजिए संघ की सरकार राज्यों की शक्ति में हस्तक्षेप करे या राज्य की सरकार संघ की शक्ति में हस्तक्षेप करे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो भी हम कहाँ जाएंगे? उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे विवादों के समाधान के लिए हम कहाँ जाएंगे? संविधान में जो सारे प्रावधान दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए हम किसके पास जाएंगे? सभी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। देखो, अगर भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा करना हो, संसदीय शासन प्रणाली की सुरक्षा करना हो, संघीय शासन प्रणाली की सुरक्षा करना हो, हम किसके पास जाते हैं? हम भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जाते हैं। और ये सारे क्या चीज़ें हैं? संवैधानिक प्रावधान है। इसका मतलब हमारे देश में संविधान की सुरक्षा का दायित्व किसको दिया गया है? उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। जब भी कोई समस्या आती है, संघीय शासन में समस्या आती है, संसदीय प्रणाली में समस्या आती है, लोगों के मूल अधिकारों से संबंधित समस्या आती है, हम भागे भागे कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? संविधान का संरक्षक होता है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है, संवैधानिक मामलों में, सिविल मामलों में अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है, और ये संघीय शासन से संबंधित विवादों का समाधान भी करता है। और सरकार के अंगों में अगर कोई आपस में विवाद होता है तो भी उसके लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और देखिए संविधान के संरक्षक के रूप में कैसे कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट। आपने अनुच्छेद 13(2) मूल अधिकारों के अंतर्गत पढ़ा होगा। अनुच्छेद 13(2) में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि अगर राज्य के द्वारा बनाई गई किसी विधि से, राज्य के द्वारा बनाई गई विधि से मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकार का हनन होता है, तो वो विधि क्या हो जाएगी? विधि अवैध हो जाएगी। और इस विधि को अवैध कौन करेगा? इस विधि को अवैध भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। तो अनुच्छेद 13(2) में ये प्रावधान किया गया है कि इस राज्य के द्वारा कोई विधि बनाई जाती है और वो विधि अगर मूल अधिकारों से टकराती है, मूल अधिकारों को सीमित करती है, तो वो विधि क्या हो जाएगी? अवैध हो जाएगी। क्या विधि अपने आप ही अवैध हो जाएगी क्या? उत्तर है नहीं। विधि को अवैध कौन करेगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा।
ठीक है, तो ये हो गया मूल अधिकारों से संबंधित मामला कि मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते, यानी संविधान के जो प्रावधान हैं उनका उल्लंघन राज्य विधि बनाकर नहीं कर सकता। दूसरा संरक्षण कहाँ प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय के रूप में? 200 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान दिए गए हैं? अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय उनको लागू करवाने की कार्यवाही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकता है। अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो अधिकारों को लागू करवाने की कार्यवाही कौन करेगा? अधिकारों को लागू करवाने की कार्यवाही भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार की रिट जारी की जाएंगी। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 245 को देख लीजिए। अनुच्छेद 245 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो केंद्र की सरकार होती है वो तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाएगी, और जो राज्य की सरकार होती है, राज्य की सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। अब मान लीजिए अगर केंद्र की सरकार राज्य की सूची के विषय पर कानून बनाती है और राज्य की सरकार संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है, यानी एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करेंगे, तो फिर उसको कौन देखेगा? उसको न्यायालय देखेगा। क्या केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर तो हस्तक्षेप नहीं कर रही है, या राज्य सरकार केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप तो नहीं कर रही है? तो सारे मामले कौन देखता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट देखता है। और इसी प्रकार देख लो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है, लेकिन अगर संसद संविधान में मनमाने तरीके से संशोधन करेगी तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा भी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन संसद के द्वारा संविधान के उन प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जाएगा जो मूल ढांचे से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को तो क्या है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संसद की जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो असीमित नहीं है। वो क्या नहीं है? असीमित शक्ति नहीं है। इस पर रोक कौन लगाता है? इस पर रोक उच्चतम न्यायालय लगाता है, और उच्चतम न्यायालय ने रोक कब लगाई है? 1973 के केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में संसद की संविधान में संशोधन की करने की शक्ति को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। और कैसे कर दिया? इन्होंने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी इस केस में, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर अंकुश लगाया गया था। और इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये भी देखा जाता है कि संसद के द्वारा कोई विधि बनाई गई है या कोई कार्य किया गया है तो उसमें विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। संसद के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं, भाई संसद विभिन्न कार्य करती है, तो संसद के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या जो विधि बनाई जाती है उसमें विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, ये देखने का काम किसका है? ये देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। इसका मतलब आप जहाँ भी संविधान देखोगे हर जगह आपको कौन मिलेगा खड़ा हुआ? उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट मिलता है। अनुच्छेद 13(2) के बाद में सुप्रीम कोर्ट मिलता है, 32 में सुप्रीम कोर्ट आपको मिलता है, 245 का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट मिलता है, 368 का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट मिलता है, और विधि की उचित प्रक्रिया का पालन सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो कौन मिलता है? सुप्रीम कोर्ट मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे संविधान की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। हर जगह आपको सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करता हुआ मिल जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? संविधान का रक्षक कहते हैं।
संविधान का अंतिम व्याख्याकार कहते हैं। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता का एक मामला और आता है जो अनुच्छेद 129 में दिया हुआ है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, अनुच्छेद 129, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। इस पर चर्चा हमने पहले कर ली थी, इसलिए हम यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही होती हैं उन सभी कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अवमानना के लिए दंड दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाहियों का लिखित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है, जो निचले न्यायालयों के लिए एक निर्देश की तरह होते हैं, निर्णय की तरह होते हैं, वो उनको मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को निचले न्यायालय साक्ष्य के रूप में काम में ले सकते हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई अवमानना करता है तो उसके लिए वो अवमानना का दंड दे सकता है। ये अधिकारिता अनुच्छेद 129 में इसकी दी हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार हैं जिस पर हमने चर्चा की है।